सो गाइस, ये कहानी होने वाली है एक ऐसे लड़के की जिसकी बोरिंग स्कूल लाइफ अचानक से रोमांटिक होने वाली है, क्योंकि उसकी क्लास में आने वाली है एक ऐसी टीचर जिससे पूरा स्कूल डरता है। लेकिन हमारे भाई को जल्दी पता चल जाता है कि वो स्कैरी नहीं है, बस थोड़ी सी डरपोक, कमजोर और बहुत ही ज्यादा क्यूट है। और अब टीचर के मन में भी हमारे भाई के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अब कभी वो उसके ऊपर गिर जाती हैं और कभी दोनों जोर से ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा मोमेंट बन जाता है कि लगता है आज सब कुछ हो ही जाएगा। अब धीरे धीरे हमारे भाई को समझ आने लगता है कि शायद ये स्कूल लाइफ अब उतनी भी ज्यादा बोरिंग नहीं रहने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आके तो सेकंड ईयर में होता है। उसे सभी चीजों का सिंपल रहना ही पसंद होता है। वो इस उम्मीद में होता है कि उसे अब एक सिंपल सीधी सादी होमरूम टीचर मिल जाए। पर उनके होमरूम टीचर जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें देख के सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके सर से ब्लड बह रहा होता है और वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही होती है, और साथ ही वो धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही होती है। सभी बच्चे उन्हें देखकर डरने लगते हैं और कहते हैं कि ये जरूर किसी तरह का कर्स होगा। इस वजह से सभी बच्चे उन्हें स्पूकी स्कैरी टीचर बुलाने लगते हैं। उनका नाम होता है हियोरी यावामुरा। एक बच्चा बताता है कि उसने उनके नोटबुक में काफी सारे टेलिस्मैन देखे हैं। एक लड़की कहती है कि उन्होंने उसे अचानक से गिरा दिया और शायद उन्होंने उस पर कोई कर्स कर दिया। अब अगले सीन में जब आके तो अपने क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है तो वो बस यही सोच रहा होता है कि इतनी डरावनी टीचर हमारी होमरूम टीचर कैसे बन गई। और तभी वो देखता है कि क्लासरूम के अंदर हियोरी कुछ कर रही होती है और वो उन्हें देखकर बाहर छुप जाता है। हम देखते हैं कि हियोरी यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो स्टफ द टॉयज को स्टूडेंट्स बनाकर क्वेश्चन पूछती है और खुद ही आंसर दे देती है। तब आके तो को समझ आता है कि वो सच में टीचिंग की प्रैक्टिस कर रही है। आके तो नोटिस करता है कि टीचर की आवाज काफी स्लो है, और फिर बाद में टीचर को भी ऐसा ही लगता है। इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने कपड़े थोड़ा लूज कर देती है ताकि वो आराम से ब्रीथिंग कर सके। और ये देखकर आके तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। हियोरी जोर जोर से ब्रीथिंग करने लगती है, लेकिन उसका तरीका काफी ज्यादा अलग होता है और उन्हें देखकर आके तो और भी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी हियोरी गलती से चेयर हटा देती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि पीछे चेयर नहीं है। जब वो बैठने जाती है तो गिरने लगती है, और तभी आके तो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है और टीचर उसके ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद हियोरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी स्टेमिना काफी ज्यादा कम है और वो थोड़ा क्लमसी भी है, और फिर भी उन्होंने टीचर बनने का अपना सपना पूरा किया। लेकिन उनकी आवाज इतनी ज्यादा स्लो होती है कि आके तो को कुछ सुना ही नहीं देता। हियोरी बताती है कि सुबह आते समय उसका पैर स्लिप हो गया था और उनका सिर जाके दीवार से टकरा गया, जिस वजह से उनके सर से खून बहने लगा। जब हियोरी अपनी बुक में शेड्यूल चेक कर रही होती है तो आके तो को समझ आता है कि वो टेलिस्मैन नहीं बल्कि स्टिकी नोट्स हैं। तभी हियोरी अपने स्टिकी नोट्स पर स्लिप कर जाती है और आके तो से जाके टकरा जाती है, और फिर वो पैनिक होकर बार बार सॉरी बोलने लगती है। अब आके तो को समझ आ जाता है कि बाकी बच्चे उन्हें गलत समझ रहे थे। वो डरावनी नहीं है, उनकी आवाज काफी स्लो है और उनकी स्टेमिना भी कम है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और अच्छे टीचर हैं। अब जब आके तो जाने लगता है तो हियोरी उसके पास आकर उसके कान में धीरे से कहती है कि थैंक यू। उनके इतने करीब आने से आके तो शर्माने लगता है और उसके मन में उनके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अब अगले दिन में आके तो स्कूल की सफाई करते समय भी हियोरी के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे उनकी चिंता हो रही होती है। तभी वो फिर से हियोरी को देखता है और इस बार वो एक्सरसाइज कर रही होती है। टीचर यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रही होती हैं, पर उनकी आउटफिट काफी ज्यादा टाइट हो रही होती है। आके तो को लगता है कि कहीं उन्होंने अपने हाई स्कूल का यूनिफॉर्म तो नहीं पहन लिया। अब आगे टीचर स्किपिंग करने की कोशिश करती हैं। आके तो सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी है, शायद वो इसे आराम से कर लेंगी, लेकिन वो इसे भी अच्छे से नहीं कर पाती और वो रस्सी में फंस जाती हैं। फिर वो काफी ज्यादा थक जाती हैं और ब्रेक लेने के बारे में सोचती हैं, लेकिन रस्सी में फंसे होने की वजह से वो फिर से गिरने लगती हैं। तभी आके तो फिर से उन्हें गिरने से बचा लेता है। टीचर यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है, क्योंकि आके तो ने उन्हें देख लिया है कि वो एक बार भी सही से जंप नहीं कर पाई। टीचर उसे बताते हैं कि स्कूल में एक बहुत बड़ा रोप जंपिंग कंपटीशन होता है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रही हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट ना करें। आके तो कहता है कि अभी भी कंपटीशन शुरू होने में काफी महीने बाकी हैं और आप घर पर भी नॉर्मल एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस कर सकती हैं। टीचर बताती हैं कि जब वो खुद पर ज्यादा प्रेशर डालती हैं तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती हैं और इससे नेबर्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो स्कूल में एक्सरसाइज करती हैं। आके तो ये सोच के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कैसी आवाजें होंगी, जिसके बाद टीचर उसे एक्सरसाइज में हेल्प मांगती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आके तो उनके पैरों को पकड़कर उन्हें स्ट्रेचिंग में हेल्प करा रहा होता है। उनकी ब्यूटी देखकर आके तो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उनसे पूछ ही लेता है कि आपकी आइडियल लाइफ क्या है। फिर वो खुद ही घबरा जाता है कि आखिर उसने टीचर से क्या पूछ लिया। हियोरी जवाब देती है कि वो एक ऐसी टीचर बनना चाहती है जो स्मार्टली ड्रेस्ड हो, जिनकी आवाज स्ट्रॉन्ग हो, जिनकी लीडरशिप स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और जिस पर स्टूडेंट्स ट्रस्ट कर सकें। आके तो मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल उनके अपोजिट है। अब स्ट्रेचिंग करते करते हियोरी थक
जाती है और खुद पर जोर डालते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। इस दौरान उनकी ड्रेस थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, जिसे देखकर आके तो फिर से शर्माने लगता है। अब घर जाते समय आके तो यही सोच रहा होता है कि सब लोग टीचर को काफी डरावना समझते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक गलतफहमी है। एक दिन ह्यूरी की नोटबुक गिर जाती है और एक लड़की उसे उठाकर अंदर देखती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट्स के नेम लिखे होते हैं। उसे लगता है कि टीचर सब पर कर्स कर रही हैं, लेकिन सच ये होता है कि ह्यूरी सिर्फ सभी के नाम याद करने के लिए लिख रही होती है। अब आगे आके तो एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ पर ह्यूरी को देखता है कि वो एक बुक पढ़ रही होती है और वो पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। वो सोचता है कि आखिर बुक में ऐसा क्या है। फिर वो नोटिस करता है कि वो तो सिर्फ अतर की बायो पढ़कर ही रो रही है। अब आके तो को क्यूरियोसिटी होती है कि वो आखिर कैसी बुक्स पढ़ती हैं। तब पता चलता है कि वो बुक्स होती हैं सोशल एंजाइटी दूर करने के बारे में और साथ ही हाई स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे की जाए। आके तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या टीचर इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक खरीद रही हैं। तभी ह्यूरी अपने पैसों को काउंट करने लगती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। आके तो सोचता है कि शायद इनके पास इनफ पैसे नहीं है, लगता है इन्हें बजट मैनेज करना भी नहीं आता। टीचर काफी देर तक कुछ सोचती हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। आके तो भी सोचता है कि शायद उनके पास इनफ पैसे हो जाएंगे, लेकिन जब वो कैशियर के पास जाती हैं तो बैग लेने के लिए उनसे एक्स्ट्रा 5 येन मांगे जाते हैं। ये सुनकर टीचर को एक बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उनके पास अब एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, इसलिए वो बुक्स को बिना बैग के ही हाथ में लेकर जाने लगती हैं। आके तो सोचता है कि छाता प्लस 3 बुक्स हाथ में लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो उन्हें बुलाता है। तभी ह्यूरी उनकी आवाज सुनकर फिर से गिरने वाली होती हैं, लेकिन आके तो फिर से उन्हें पकड़ लेता है। वो अपने बैग से एक प्लास्टिक कवर निकाल कर देता है ताकि बुक सेफ रहें और टीचर उसे थैंक यू कहती हैं। तभी एक गाड़ी गुजरती है और पानी उन पर छिड़क देती है, लेकिन टीचर खुश हो जाती हैं क्योंकि बुक्स प्लास्टिक की वजह से सेफ होते हैं। लेकिन उनके कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए वो अपना जैकेट उतार देती हैं। इससे आकेतो को उनके शर्ट के आर पार दिखने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अब अगले दिन आकेतो स्कूल जाते समय ह्यूरी को भागते हुए दिखता है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है और बताती है कि आज उनका 1 घंटे का होमरूम सेशन है, इसलिए वो जल्दी में प्रॉपर्ली तैयार नहीं हो पाई। लेकिन आकेतो का ध्यान कहीं और चला जाता है और वो नोटिस करता है कि आज टीचर ने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं। अब टीचर आगे बढ़कर एक और लड़के को गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें देखकर वो लड़का डरकर वहाँ से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब ह्यूरी क्लासरूम में एंट्री लेती हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं और क्लास का माहौल पूरा टेंस हो जाता है। ह्यूरी खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो कांपने लगती है। वो बोर्ड पर ठीक से लिख भी नहीं पा रही होती और आके तो ये देख के काफी परेशान होने लगता है। तभी नर्वस होने की वजह से ह्यूरी टेबल से टकरा जाती है और एक बॉक्स कटर नीचे गिर जाता है और जब वो उसे उठाने जाती है तो उनका कपड़ा कहीं फंस जाता है और वो खड़ी भी नहीं हो पाती। उनका पोस्चर इतना ज्यादा ऑकवर्ड और डेंजरस होता है कि सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो बॉक्स कटर से उन पर अटैक ना कर दें। अब आके तो यहाँ पर समझ जाता है कि टीचर कहीं पर फंस गई हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो बोल देता है कि मैं इस क्लास का प्रेसिडेंट बनूंगा। फिर वो क्लास को संभालने के लिए आगे आता है और वो टीचर से पूछता है कि आप ठीक हैं। टीचर उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से फ्री करने में मेरी मदद करो, मेरा कपड़ा कहीं पर फंस गया है। और ये देखकर आके तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। उनका कपड़ा फंसकर थोड़ा सा फट चुका होता है और उन्होंने अंदर पैंटी भी नहीं पहनी होती, क्योंकि वो जल्दी में होने की वजह से प्रॉपर तैयार भी नहीं थी। टीचर भी शर्मिंदा होकर बताती है कि मैं सुबह लेट उठी और सही से तैयार भी नहीं हो पाई और मेरे पैरों में क्रैम्प्स भी आ गए हैं। आके तो सोचने लगता है कि इतने लोगों के सामने मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। तभी ह्यूरी बहुत क्यूट तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपना फर्स्ट होम रूम सेशन खराब नहीं करना चाहती। ये देखकर आके तो मना नहीं कर पाता और कैसे भी करके उन्हें वहां से फ्री कर देता है। इसके बाद टीचर अपना सेशन कंटिन्यू करती हैं और पूरे 1 घंटे का होम रूम सेशन खत्म हो जाता है। जिसके बाद आके तो यहाँ पर रिग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि वो क्लास का प्रेसिडेंट बन गया था, जबकि वो तो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। जिसके बाद उसे अपने डेस्क पर एक नोट मिलता है। ये लेटर ह्यूरी ने लिखा होता है, जिसमें वो क्लास ऑपरेशन के बारे में बात करना चाहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद ह्यूरी एक माइक्रोफोन की मदद से आकेतो को थैंक यू बोलती है। वो बताती है कि स्टाफ मीटिंग में उन्हें बताया गया कि उनकी आवाज बहुत स्लो है, इसलिए वो माइक यूज कर रही हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स उन्हें क्लियरली सुन सकें। आकेतो कहता है ये अच्छा आइडिया है, अगर आप थोड़ा सा भी क्लियर बोलेंगे तो स्टूडेंट्स आपसे नहीं डरेंगे। ये सुन के ह्यूरी उदास हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सभी उनसे डरते हैं, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि आकेतो उनसे नहीं डरता और वो आराम से उनसे बात करता है। फिर ह्यूरी माइक की मदद से प्रैक्टिस कर रही होती है और आकेतो कंफर्म करता है कि अब आपकी आवाज काफी क्लियर सुनाई दे रही है और ये सुन के ह्यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उनके हाथ से माइक गिर जाता है और आकेतो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद टीचर के नीचे दब जाता है। दोनों ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं और दोनों ही शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ह्यूरी आकेतो से कहती है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा कर सकते हो, चलो मिलकर बेस्ट करते हैं। लेकिन आकेतो मन में सोचता है कि मुझे तो क्लास प्रेसिडेंट कभी बनना ही नहीं था। हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में फिजिकल क्लास शुरू होने वाली होती है। पीटी टीचर ह्यूरी सेंसी को भी यहाँ पर बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। सभी स्टूडेंट्स उनसे डर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि इतनी स्कैरी टीचर यहाँ क्यों आई
आई है। लेकिन आके तो मन ही मन में सोच रहा होता है कि लोग उनके बारे में गलत समझ रहे हैं, वो असल में बहुत ही ज्यादा वीक और साई हैं। आगे आके तो सोचता है कि ह्यूरी को यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि वो बहुत ही जल्दी थक जाती हैं और उनकी स्टेमिना भी कम है। तभी पीटी टीचर आकेतो को ह्यूरी सेंसी की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। जब आकेतो उन्हें ग्रिप टेस्ट के लिए डिवाइस दबाने के लिए कहता है तो ह्यूरी सेंसी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन आकेतो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है और साथ ही साथ वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और आखिर में उनका रिजल्ट आता है सिर्फ 10 किलो, जो काफी लो होता है। बाकी टेस्ट जैसे हैंडबॉल थ्रो में भी वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती और काफी जल्दी थक जाती हैं। इसके बाद मिजुकी का टर्न आता है जो काफी स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक है। वो 50 मीटर रन बहुत ही तेजी से पूरा करती है और लॉन्ग जंप में भी करीब 5 मीटर कूद जाती है। लेकिन जब ह्यूरी सेंसी जंप करने की कोशिश करती हैं तो वो पीछे गिर जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं और मिजुकी ये देखकर काफी डर जाती है। उन्हें तुरंत नर्स ऑफिस ले जाया जाता है और डॉक्टर बताती हैं कि वो बहुत ही ज्यादा थक गई हैं, उन्हें रेस्ट की जरूरत है। डॉक्टर के जाने के बाद आके तो उनके पास आता है तो ह्यूरी सेंसी उससे माफी मांगती है कि वो जंप नहीं कर पाई। आके तो उन्हें समझाता है कि कोई बात नहीं। ह्यूरी सेंसी कहती है कि उन्हें स्टूडेंट्स के साथ टाइम बिताकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन थकान की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाती है और आके तो उन्हें संभालते हुए काफी ऑकवर्ड फील करता है। अगले सीन में मिजुकी की एक फ्रेंड उसे बताती है कि ह्यूरी सेंसी स्टूडेंट्स को कर्स करती हैं। मिजुकी सामने से स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करती है और वो कहती है कि वो सबको बचा लेगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। जब वो सच्चाई जानने के लिए क्लास में जाती है तभी अचानक लाइटनिंग होती है और वो देखती है कि ह्यूरी सेंसी स्टब्ड टॉयज के साथ कुछ कर रही हैं और साथ ही वो देखती है कि उनके हाथ में खून भी है। ये देखकर मिजुकी डर जाती है और वो सोचती है कि वो कोई डीमन रिचुअल कर रही है, लेकिन तभी आके तो आता है और सिचुएशन क्लियर करता है। असल में ह्यूरी सेंसी सिर्फ टीचिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और एक स्टब्ड टॉयज फट गया था, इसलिए जब वो उसे सिल रही होती हैं तभी गलती से उनके हाथ में इंजरी हो जाती है और खून निकलने लगता है। अब जब वो मिजुकी की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करती है तो मिजुकी उसे देखकर और भी ज्यादा डर जाती है। सेंसे यहाँ पर इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि वो प्रॉपर्ली बोल भी नहीं पाती। वो समझाना चाहती है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मिजुकी को लगता है कि वो कोई डार्क रिचुअल कर रही है। और जब सेंसे बताती है कि वो स्टब्ड टॉयज को स्टूडेंट्स की जगह यूज कर रही थी तो मिजुकी को और भी ज्यादा बड़ा शौक लगता है। उसे लगता है कि सेंसे ने असली स्टूडेंट्स को टॉयज में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और वो सारे इसके विक्टिम्स हैं। अब मिजुकी गुस्से में बोलती है कि तो ये सारे र्यूमर सच थे, ये स्कैरी सेंसी हमारी क्लास को कंट्रोल करना चाहती है और पूरे स्कूल पर डोमिनेट करना चाहती है। ये सब सुन के आके तो भी हैरान रह जाता है कि इतना बड़ा र्यूमर स्प्रेड कैसे हो गया। ये सब सुन के आके तो भी शर्मिंदा हो जाता है और वो समझ नहीं पाता कि मिजुकी ऐसा क्यों सोच रही है। तभी मिजुकी गुस्से में उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है और आके तो उसे बचने के लिए सेंसे से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। मिजुकी फिर से सेंसे को आकेतो के ऊपर गिरते हुए देख लेती है और वो तुरंत गुस्से में आ जाती है। वो आकेतो पर चिल्लाती है कि वो बार बार सेंसे के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा है और दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। मिजुकी साफ कहती है कि आकेतो क्लास प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है और उसे ये पोजीशन छोड़ देनी चाहिए, लेकिन फिर वो सेंसे के पास जाती है और उनसे ऑनेस्टली माफी मांगती है। वो मानती है कि उसने सेंसे को पूरी तरह गलत समझ लिया था, जबकि सेंसे तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मिजुकी उनसे पूछती है कि क्या वो उन्हें उनके फर्स्ट नेम ह्यूरी सेंसी से बुला सकती है। ये सुन के सेंसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो इमोशनल होकर रोने लगती हैं। वो बताती है कि वो हमेशा से एक ऐसा टीचर बनना चाहती थी जिसके साथ स्टूडेंट्स दोस्त जैसा बिहेव करें और वो मिजुकी के साथ भी दोस्ती करना चाहती थी। और ये सुन के मिजुकी उन्हें हक कर लेती है। अब ये सब देखे आके तो थोड़ा जेलस फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि सेंसे अब उसके बजाय मिजुकी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं। तभी मिजुकी बोलती है कि उसे लगता है कि आकेतो की जगह उसे क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहिए क्योंकि वो सेंसे को बेटर हैंडल कर सकती है। आकेतो अंदर ही अंदर सोचता है कि वो तो बस सेंसे की मदद करना चाहता था, लेकिन सेंसे खुद आकेतो को सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो सच में क्लास प्रेसिडेंट बनना चाहता है ताकि वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके। फिर मिजुकी सेंसे को कॉन्फिडेंट बनने के लिए टिप्स देती है। वो कहती है कि बोलने से पहले गहरी सांस लो और फिर जोर से बोलो। एग्जाम्पल देने के लिए वो विंडो के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाती है कि आकेतो यू इडियट। आकेतो इस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन सेंसे उसकी लाउड वॉइस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। अब सेंसे भी ट्राई करती है जोर से बोलने की, लेकिन वो इतनी लाउड वॉइस नहीं निकाल पाती। तभी मिजुकी नोटिस करती है कि शायद उनका टाइट आउटफिट उन्हें रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और जैसे वो उसे लूज करने की कोशिश करती है उनका आउटफिट नीचे से खुल जाता है। ये देखकर दोनों ही शर्म से लाल हो जाते हैं और मिजुकी तो तुरंत रोते हुए माफी मांगने लगती है, लेकिन ह्यूरी सेंसी कहती है कि उन्हें तो इसकी आदत है क्योंकि वो अक्सर ही ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशंस में फंस जाती हैं और उनके कपड़े फट जाते हैं। और तभी अचानक मिजुकी अपनी स्कर्ट फाड़ कर फेंक देती है और वो कहती है अब हम बराबर हैं। फिर वो आकेतो की तरफ देखकर बोलती है कि जितना देखना चाहते हो देख लो, ताकि वो भी सेंसे की तरह शर्मिंदा फील कर सके। लेकिन तभी सिचुएशन पूरी तरह उल्टी हो जाती है। आकेतो खुद अपनी पैंट उतारने लगता है। मिजुकी शौक होकर पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, और तभी रिवील होता है कि आकेतो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो अपनी पैंट सेंसे को दे सके और मिजुकी से कहता है कि वो उसका स्वेटर पहन ले। ये देखकर मिजुकी कंप्लीटली साइलेंट हो जाती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि आकेतो इतना ज्यादा अच्छा बंदा हो सकता है और वो फाइनली कहती है कि मैं हार गई। वो मान लेती है कि
आकेतो ने उनकी इज्जत बचाई, जबकि वो खुद सेंसे को सिर्फ और ज्यादा एम्बैरेस कर पाई। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो क्लास प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। और तभी सेंसे ये सब देख के हंसने लगती है और वो कहती है कि जब वो तीनों साथ में होते हैं तो सब कुछ कितना ज्यादा फन हो जाता है। उनकी ये प्यारी और इनोसेंट हंसी देखकर दोनों थोड़ा शॉक्ड रह जाते हैं। अब इसके बाद एक छोटा सा चेंज आता है। मिजुकी रोज स्कूल के बाद उनकी क्लास मीटिंग्स में आने लगती है, जिसकी वजह से आकेतो को अब सेंसे के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता और वो अंदर ही अंदर इसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा होता है। इस वजह से आकेतो अपनी पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा फोकस करने लगता है, खासकर इंग्लिश में, ताकि वो अच्छा मार्क्स लाकर सेंसे से तारीफ पा सके। और तभी नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है उसकी बड़ी बहन की, जो कि 29 साल की है और आज उसकी जॉब में छुट्टी थी, इसलिए वो घर आई होती है। वो आकेतो से पूछती है कि क्या वो उसका रूम साफ कर दे या उसके लिए लंच बना दे, लेकिन आकेतो इससे थोड़ा इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसकी बड़ी बहन उसे जरूरत से ज्यादा प्यार करती हैं, इतना ज्यादा कि वो उसे कम्प्लीटली स्पॉइल कर चुकी हैं। इसी वजह से आकेतो ने डिसाइड किया कि वो अपने सारे काम खुद ही करेगा, लेकिन उसकी बहन इस बात से खुश नहीं रहती। वो अभी भी उसे वैसे ही केयर करना चाहती है जैसे कि वो बचपन में करती थी। वो उसकी पुरानी सॉक्स दिखाते हुए कहती है कि ये उसके लिए लकी चार्म है। और फिर वो नोटिस करती है कि आकेतो आजकल कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है, जैसे कि वो ज्यादा पढ़ाई करने लगा है, स्कूल जल्दी जाने लगा है और लेट घर लौटता है अपनी प्रेसिडेंट ड्यूटीज की वजह से। आगे आकेतो अपनी बहन से कहता है कि उनकी स्कूल में एक काफी वियर्ड होमरूम टीचर आई हैं, लेकिन उसी की वजह से स्कूल में पहले से ज्यादा फन हो गया है। ये सुन के उसकी बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि आकेतो अब चीजों को एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंदर से वो अभी भी उसे पहले की तरह स्पॉइल करना चाहती है। अब अगले सीन में हमें ह्यूरी का सीन दिखाया जाता है। वो नहा रही होती है और वो अपने बारे में सोच रही होती है कि भले उसका टीचर बनने का सपना पूरा हो गया हो, लेकिन वो अभी भी अपनी जॉब को ठीक से नहीं कर पा रही। फिर वो खुश होती है कि उसे आकेतो जैसा एक अच्छा स्टूडेंट मिला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है आकेतो के घर पर, जहाँ पर डोरबेल बजता है और उसकी बहन नीचे देखने जाती है। आकेतो ऊपर से सुनता है कि उसकी बहन किसी को क्यूट बोल रही है और उसे क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर वो कौन आया है। जब वो नीचे आता है तो लिटरली पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी बहन ह्यूरी को अपनी गोद में बैठाकर उसे सूप पिला रही होती है और आकेतो को देखकर ह्यूरी भी शर्म से लाल हो जाती है। अब रिवील होता है कि ह्यूरी एक्चुअली उनके बगल वाले घर में शिफ्ट होने आई है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करने आई थी। ये सुनकर आकेतो अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और वो सोचता है कि क्या मेरा सपना सच हो गया। लेकिन ह्यूरी फिर माफी मांगने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि टीचर का स्टूडेंट के पास रहना थोड़ा ऑकवर्ड हो सकता है। वो कहती है कि अगर आकेतो को थोड़ा अजीब लगे तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी उसके पास पैसे की कमी है। तभी आकेतो तुरंत बोल देता है कि उसे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसकी बहन भी उसे समझाती है कि बेवजह पैसे वेस्ट करना सही नहीं है, इसलिए ह्यूरी को यहीं रहना चाहिए। इतना ज्यादा प्यार देखकर ह्यूरी साई हो जाती है और मान जाती है। इसके बाद आकेतो की बहन उससे पूछती है कि क्या वो ठीक से खाना खा रही है या नहीं। ह्यूरी बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए वो कन्वीनियंस स्टोर का खाना खा लेती है। ये सुनकर उसकी बहन तुरंत सीरियस हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब से ह्यूरी उनके साथ ही खाना खाएगी। ह्यूरी मना करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन प्रैक्टिकली फोर्स कर देती है और फिर वो आकेतो को वहां से जाने के लिए कह देती है क्योंकि अब वो आकेतो को नहीं बल्कि ह्यूरी को स्पॉइल करना चाहती है। आकेतो बाहर आकर सोचता है कि उसकी बहन का ध्यान उससे हटकर अगर सेंसी पर चला गया तो ये एक्चुअली काफी अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद उसे रियलाइजेशन होता है कि अगर मेरी बहन ने सेंसी को भी स्पॉइल कर दिया तो। ये सोचकर वो तुरंत वापस जाता है और वो अपनी बहन से कहता है कि वो उसकी सेंसी को ज्यादा परेशान ना करे, लेकिन जैसे वो अंदर जाता है वो ये सीन देखकर पूरी तरह फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी बहन और ह्यूरी दोनों बिना कपड़े के होती हैं। फिर आकेतो की बहन जिसका नाम अकेमे होता है वो बताती है कि ह्यूरी के कपड़ों पर कॉफी गिर गई थी, इसलिए वो उसे नहलाने ले जा रही थी। फिर तो सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो आकेतो को भी साथ में नहाने के लिए इनवाइट कर देती है और वो बोलती है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी उनके लिए बच्चे ही जैसे होते हैं, तो अगर तीनों साथ में नहाएंगे तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि ह्यूरी भी उनकी बातों में आ जाती है और वो भी आकेतो को इनवाइट करने लगती है, लेकिन इस बार आकेतो इतने ज्यादा अच्छे मौके को गवाते हुए बोलता है कि नो थैंक्स और वो वहां से भाग जाता है। और गाइस तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम आकेतो की जगह होते तो तुम क्या करते? तुम अपनी बहन और टीचर के साथ नहाते या फिर वहां से भाग जाते? अब नेक्स्ट सीन में आकेतो ह्यूरी सेंसे के बारे में सोच रहा होता है कि अब वो उसके पड़ोस में रहने लगी हैं और अब वो जब चाहे उनसे मिल सकता है। और तभी ह्यूरी वहां पर आ जाती है और उसे हेलो कहती है। आकेतो उन्हें देखकर खुश तो होता है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है कि उनके साथ उसे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए। तभी उसकी बड़ी बहन उसे बुलाती है। फिर तीनों ह्यूरी के घर पहुंच जाते हैं। आकेतो की बड़ी बहन बताती है कि ह्यूरी को अपने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उसने आकेतो को उनकी हेल्प करने के लिए कहा है, लेकिन उसे हॉस्पिटल से अर्जेंट कॉल आ जाता है, इसलिए वो अपनी ड्यूटी पर
निकल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन एक नर्स है। वो आकेतो से कहती है कि क्या वो उसकी जगह ह्यूरी की हेल्प कर सकता है। आकेतो तो मान जाता है लेकिन ह्यूरी मना करती है। तब उसकी बहन समझाती है कि अब हम नेबर्स हैं तो एक दूसरे की मदद करना नॉर्मल है, और इस पर ह्यूरी भी मान जाती है। अब अगले सीन में आकेतो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में मदद कर रहा होता है। ह्यूरी बताती है कि वो डॉक्यूमेंट्स उनके क्लास के इंपॉर्टेंट हैंडआउट्स हैं जिन्हें उसने पूरी रात जाकर स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, लेकिन मूव करते वक्त वो भूल गई कि उसने उन्हें कहाँ पर रखा था। ये सुन के आकेतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत की थी। तभी आकेतो एक बॉक्स खोलता है और उसमें से एक ब्रा निकलती है जो काफी छोटी होती है, और ये देखकर दोनों ही बहुत ही ज्यादा शर्माने लगते हैं। ह्यूरी तुरंत उसे छीन लेती है और आकेतो अपने मन में अजीब अजीब सोचने लगता है। ह्यूरी तुरंत समझाती है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बताती है कि शॉप वाले ने उसे जबरदस्ती दे दिया था और उसने कहा था कि ये उस पर अच्छा लगेगा, इसलिए वो मना नहीं कर पाई। लेकिन वो इसे नॉर्मली नहीं पहनती, बस कभी कभी छुट्टी के टाइम पहन लेती है ताकि ये बेकार ना जाए। आकेतो ये सुनकर सोचता है कि वो उसे कुछ ज्यादा ही पर्सनल बात क्यों बता रही है। आगे ढूंढते ढूंढते आकेतो को प्लस टॉयज मिलते हैं जो ह्यूरी को बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं। वो उनके बारे में एक्साइटेड होकर बताने लगती है कि ये कितने ज्यादा क्यूट होते हैं और उनके अलग अलग क्रिएचर्स भी आते हैं। अब काफी देर ढूंढने के बाद भी वो हैंडआउट्स नहीं मिलते तो ह्यूरी सोचती है कि शायद वो उन्हें अपने पुराने घर में भूल आई है, इसलिए वो फिर से उन्हें बनाने की बात करती है। लेकिन आकेतो नहीं चाहता कि वो दोबारा इतनी ज्यादा मेहनत करे, इसलिए वो हार नहीं मानता और ढूंढता रहता है, और आखिरकार उसे हैंडआउट्स मिल जाते हैं। ये देखकर ह्यूरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने उन पर पूरी रात मेहनत की थी। फिर वो आकेतो से कहती है कि वो इस मदद का बदला जरूर चुकाएगी। लेकिन तभी अचानक वो पीछे रखे बॉक्स से टकरा जाती है और वो बॉक्स उसके ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन तभी आकेतो ये देखकर जल्दी से ह्यूरी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो उन्हें गिरते हुए बॉक्स से तो बचा लेता है लेकिन खुद उनके ऊपर आ जाता है, और तभी उसे एक ऑकवर्ड सीन दिख जाता है। ह्यूरी वही छोटे अंडरगारमेंट्स पहनी होती है जिसके बारे में उसने बताया था कि वो सिर्फ छुट्टी के दिन पहनती है। ये देखकर आकेतो पूरी तरह शर्म से लाल हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद ह्यूरी आकेतो से मदद मांगती है। वो जानती है कि आकेतो लोगों से अच्छे से बात कर लेता है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है। असल में उन्हें एक स्टूडेंट के पास जाना होता है जो पिछले 1 साल से स्कूल नहीं आ रहा होता। ह्यूरी हर बार उसके लिए नोट्स लेकर जाती थी, लेकिन अब वो चाहती है कि आकेतो भी उसकी मदद करे ताकि वो स्टूडेंट प्रॉपर्ली बता सके कि बात क्या है। जब वो लोग स्टूडेंट के घर पहुंचते हैं और बेल बजाते हैं तो अचानक वो लड़का बाहर आ जाता है और सीधे ह्यूरी सेंसे के पास जाकर उनका चेस्ट दबाने लगता है, और ये देखकर आकेतो पूरी तरह चौंक जाता है। ह्यूरी तुरंत आकेतो से उसका इंट्रोडक्शन कराती है कि वो क्लास का प्रेसिडेंट है, लेकिन वो बच्चा खुश नहीं होता और वो गुस्से में कहता है कि उसने मना किया था ना किसी और को यहाँ पर लाने से। आकेतो को वो बच्चा काफी रूड और एटीट्यूड वाला लगता है। जब वो बच्चा फिर से ह्यूरी के साथ वैसा ही बिहेव करता है तो आकेतो उसे दूर खींच लेता है, लेकिन ह्यूरी उसे रोकते हुए कहती है कि इस पर गुस्सा मत करो, शायद वो बहुत ही ज्यादा अकेली है और इसी तरह अपना अफेक्शन दिखाती है। फिर भी आकेतो गुस्से में होता है और वो बच्चा जिसका नाम यूकी होता है उसे उल्टा डांट देता है कि उसे ऐसे नहीं पकड़ना चाहिए। ह्यूरी समझाती है कि शायद यूकी लोगों से टच करके ही कम्युनिकेट करती है, लेकिन आकेतो को लगता है कि ये बिहेवियर बिल्कुल गलत है, इसलिए वो यूकी को अंदर ले जाकर अकेले में बात करता है। आकेतो उसे समझाता है कि इस तरह टीचर के साथ बिहेव करना बिल्कुल गलत है, लेकिन यूकी उसे जवाब देती है कि जो लोग स्कूल नहीं आते वो काफी सेंसिटिव होते हैं और वो उसे और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल बना रहा है। फिर यूकी बताती है कि ह्यूरी सेंसे ने उसे दोस्ती करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी। शुरू में वो उसे काफी ज्यादा डरती थी, उसे लगता था कि वो कोई भूत है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आया कि ह्यूरी एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डरपोक और सॉफ्ट हार्टेड है, इसलिए वो उसे जुड़ गई। लेकिन फिर यूकी बात को वियर्ड डायरेक्शन में ले जाती है और ह्यूरी के बॉडी के बारे में वियर्ड बातें करने लगती है। वो आकेतो से भी कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि उसे भी ह्यूरी के सिर्फ वही चीजें पसंद हैं। ये सुनकर आकेतो गुस्से में आ जाता है और वो जोर से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। आगे आकेतो यूकी को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि अगर कोई अनजान आदमी तुम्हें बार बार ऐसे टच करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, तो तुम्हें भी दूसरों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यूकी उसकी बातों को मानने से मना कर देती है। वो कहती है कि वो हमेशा अकेली रही है, इसलिए उसे पता नहीं है कि लोगों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। वो आकेतो को चिढ़ाते हुए उससे उल्टा सवाल पूछती है, अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे और तुम मना करो तो क्या वो मान जाएगा? और जब उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है और क्या सही? ये सुनकर आकेतो उसे समझाने के लिए एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। वो उसके चेस्ट पर हाथ रख देता है और वो कहता है कि अब समझ आया कि ये करना अच्छा नहीं है। जैसे आकेतो ये करता है यूकी तुरंत शॉक हो जाती है और वो शर्म के मारे रोने लगती है और उसकी टोपी गिर जाती है। तभी आकेतो नोटिस करता है कि उसके लंबे बाल हैं और उसे पता चलता है कि यूकी असल में एक लड़की है। यूकी तुरंत भागकर ह्यूरी के पास चिपक जाती है और शिकायत करती है कि आकेतो ने ऐसा किया, लेकिन आकेतो तुरंत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये सब गलतफहमी है। लेकिन ह्यूरी थोड़ा बेखबर रहती है और वो उल्टा पूछ लेती है कि क्या उसने टच के जरिए बात करना सीख लिया? आकेतो तुरंत यूकी से माफी मांगता है, लेकिन यूकी को बहुत ही ज्यादा बुरा लग चुका होता है। वो कहती है कि अगर स्कूल में ऐसे लोग हैं तो वो कभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती, और ये सुन के ह्यूरी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। वहाँ से निकलते वक्त आकेतो ह्यूरी से माफी मांगता है और ह्यूरी भी रिग्रेट करती है कि उसने पहले नहीं बताया कि यूकी एक लड़की है।
ह्यूरी को उम्मीद थी कि यूकी एक दिन स्कूल आना शुरू करेगी, लेकिन अब वो उम्मीद टूटती हुई लगती है। अब अगले दिन यूकी सोचती है कि ह्यूरी फिर से उससे मिलने आई है, इसलिए वो खुश होकर बाहर आती है। लेकिन जैसे ही वो आकेतो को देखती है उसका मूड पूरा खराब हो जाता है और वो गुस्से में उसे ताना मारती है। आकेतो फिर से उसे सिंसियरली माफी मांगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ ऐसी चीजों में उलझी हुई है, जबकि वो स्कूल में बहुत ही कुछ मिस कर रही है। लेकिन यूकी को अभी भी नहीं लगता कि स्कूल खास है। तभी आकेतो उसे ट्रिक करता है और कहता है कि स्कूल में तुम्हें ह्यूरी सेंसी का एक और साइड देखने को मिलेगा जो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये सुनकर यूकी क्यूरियस और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी ह्यूरी वहाँ पहुंचती है और यूकी अचानक बोल पड़ती है कि वो स्कूल जाने के लिए रेडी है, और ये सुन के ह्यूरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन यूकी एक कंडीशन रखती है कि वो आखिरी बार जितना चाहे यूकी को हग और टच कर सके। ह्यूरी जो काफी ज्यादा इनोसेंट और क्लूलेस है वो मान जाती है और वो कहती है कि वो इसके लिए रेडी होकर आई है। यूकी खुश होकर उन्हें पकड़ लेती है और आके तो अपने मन में सोचता है कि चलो आखिर में सब ठीक हो गया। लेकिन यूकी यही नहीं रुकती, वो और भी ज्यादा नॉटी हो जाती है और वो ह्यूरी के स्कर्ट के अंदर हाथ डालने लगती है, जिससे सिचुएशन फिर से ऑकवर्ड हो जाती है। तो इस पर ह्यूरी सेंसी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि वो उसे इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकती। अब अगले दिन आके तो देखता है कि यूकी सच में स्कूल आ चुकी है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। लेकिन यूकी को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो तो सिर्फ इसलिए स्कूल आई थी ताकि वो ह्यूरी सेंसी का वही इंटरेस्टिंग साइड देख सके। तभी ह्यूरी सेंसी क्लास में आती है और यूकी फिर से उन्हें परेशान करने लगती है। आके तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब अगले दिन में यूकी क्लास में बैठकर एक नया प्लान बनाती है। उसे लगता है कि अगर वो एक्सीडेंटली ह्यूरी सेंसी से टकरा जाएगी तो उसे फिर से वही मौका मिल जाएगा। वो मौका देकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि आके तो भी वही है। आगे तो गिरते गिरते ह्यूरी सेंसी के ऊपर गिर जाता है, जिससे सिचुएशन फिर से ऑकवर्ड हो जाती है और यूकी का प्लान पूरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन उसे एक चीज नोटिस होती है कि जब वो खुद ह्यूरी को छेड़ती है तब ह्यूरी उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा शर्माई हुई लग रही थी। इसके बाद यूकी एक और प्लान बनाती है और इस बार वो ह्यूरी सेंसी को चेंजिंग रूम में देखना चाहती है। वो जानबूझकर उनके कपड़ों पर ड्राइंग बना देती है और वो बहाना बनाती है कि उसका हाथ फिसल गया था। फिर वो ह्यूरी को चेंज करने के लिए भेजती है और खुद पहले से वहाँ एक स्पेशल कॉस्ट्यूम बनी सूट रख देती है ताकि वो उन्हें उनमें देख सके। वो छुपकर उन्हें देखने जाती है, लेकिन तभी मित्सुकी उसे देख लेती है और वो उसकी क्यूटनेस देखकर उसे चिपक जाती है और यूकी का ये वाला प्लान भी पूरी तरह फेल हो जाता है। अब अगले दिन में यूकी काफी ज्यादा निराश होती है। उसे लगता है कि उसका कोई भी प्लान काम नहीं किया, बस मित्सुकी के साथ थोड़ी मस्ती हो गई। जब वो क्लास में जाती है तो ह्यूरी सेंसी वहाँ पर नहीं होती। यूकी को लगता है कि शायद वो उसके प्रैंक की वजह से नाराज हो गई और वो ये सोचकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर आके तो ये नोटिस कर लेता है कि यूकी अभी अपसेट है। यूकी अकेले बैठकर सोचती है कि जब वो पहले घर पर ह्यूरी सेंसी से मिलती थी तो वो अकेले उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाती थी, लेकिन स्कूल में वो मौका नहीं मिल रहा। अब तो शायद ह्यूरी सेंसी भी उससे नाराज हो गई हैं और उसे लगने लगता है कि काश उसे स्कूल आना ही नहीं चाहिए था। तभी ह्यूरी सेंसी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती हैं और वो वही बनी सूट पहनी होती हैं। यूकी ये देखकर चौंक जाती है। ह्यूरी उसे बताती है कि वो उसे ढूंढ रही थी ताकि उसे ये दिखा सके, क्योंकि उसे लगा था कि यूकी यही देखना चाहती है। आके तो ने उन्हें बताया कि यूकी अभी उदास है, इसलिए वो उसे खुद ढूंढने आई है। फिर यूकी प्यार से कहती है कि शायद उसका स्कूल का पहला दिन अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहती है। ये देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो उन्हें बता देती है कि उसने जानबूझकर उन्हें परेशान किया ताकि वो उन्हें इस कॉस्ट्यूम में देख सके। इस पर ह्यूरी स्माइल के साथ कहती है कि कोई बात नहीं, टीचर का काम ही होता है अपने स्टूडेंट्स को खुश रखना। यूकी इस पर कहती है कि अगर ह्यूरी सेंसी सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो वो उन्हें एक और कॉस्ट्यूम में देखना चाहती है। आगे जब आके तो ये देखने आता है कि दोनों के बीच में सब ठीक है या नहीं, तो वो देखता है कि यूकी ह्यूरी सेंसी के कपड़े चेंज करवा रही है और तभी आके तो उन्हें आधे कपड़े में देख लेता है और ये देखकर ह्यूरी सेंसी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती हैं। अब अगले दिन स्कूल में ह्यूरी सेंसी सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन सभी बच्चे उनसे डरते हैं। आगे तो ये चीज नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि सिचुएशन अभी भी ठीक नहीं हुई है, इसलिए वो यूकी और मित्सुकी को बुलाकर एक मीटिंग करता है ताकि वो तीनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाए जिससे बाकी बच्चे ह्यूरी सेंसी से डरना बंद कर दें। मीटिंग के दौरान यूकी आकेतो को हक करके थैंक यू कहती है क्योंकि उसने ह्यूरी को बताया था कि वो उदास थी। तभी मित्सुकी भी आकर उन दोनों से चिपक जाती है और वो कहती है कि वो भी ज्वाइन करना चाहती है। यूकी मित्सुकी की इस हरकत से इरिटेट हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मित्सुकी हंसते हुए उसे गुदगुदी करने लगती है। ये सब देखकर आकेतो सोचता है कि ये दोनों कितनी जल्दी दोस्त बन गई। फिर मित्सुकी आकेतो को टीज करते हुए कहती है कि क्या अब ह्यूरी सेंसी के बाद उसका अगला टारगेट यूकी है, और वो कंप्लेन करती है कि बिना बताए वो इतनी जल्दी यूकी के इतने करीब कैसे आ गया जबकि वो खुद उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर आकेतो सबको टॉपिक पर वापस लाता है और वो कहता है कि उन्हें किसी भी तरह बाकी बच्चों के मन में ह्यूरी सेंसी के लिए गलतफहमी दूर करनी होगी। तभी उसे एक आइडिया आता है, स्कूल कैंपिंग ट्रिप। वो बताता है कि 3 दिन और 2 रात का कैंपिंग होगा जहाँ ह्यूरी सेंसी को बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। उसी दौरान वो सबको दिखा सकते हैं कि ह्यूरी सेंसी
सेंसी एक्चुअली में कितने ज्यादा काइंड और इनोसेंट है। तभी ह्यूरी सेंसी वहाँ आ जाती हैं, लेकिन इस बार एक घोस्ट कॉस्ट्यूम में। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं। वो बताती है कि अपकमिंग कैंपिंग में उन्हें घोस्ट बनकर करेज टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। ये सुनकर आके तो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि इससे बच्चे तो और भी ज्यादा डरेंगे उनसे। फिर ह्यूरी ब्लैक बोर्ड पर उनका प्लान पढ़ लेती है और वो इमोशनल हो जाती है कि ये तीनों उसकी मदद करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहती है कि उन्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें बस कैंपिंग में एंजॉय करना चाहिए। तभी यूकी एक नया आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर ह्यूरी सेंसी एक क्यूट कॉस्ट्यूम पहनेंगी तो बच्चे खुद समझ जाएंगे कि वो कितनी ज्यादा प्यारी हैं। फिर यूकी और मित्सुकी ह्यूरी को अलग अलग कॉस्प्ले आउटफिट्स दिखाने लगते हैं। आके तो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों अपने ही मस्ती में लगी रहती हैं। अब आखिर में वो ह्यूरी को एक मम्मी कॉस्ट्यूम पहना देती हैं, जो काफी ज्यादा छोटा होता है और उसमें उनकी स्किन ज्यादा ही दिख रही होती है। तभी अचानक ह्यूरी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे आकेतो के ऊपर जाकर गिर जाती है और ये सीन देखकर दोनों बुरी तरह शर्माने लगते हैं। इसके बाद ये लोग ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं, लेकिन आकेतो के मन में यही चल रहा होता है कि उसे कैसे भी करके ह्यूरी सेंसी की इमेज सुधारनी होगी, ताकि बच्चे उनसे डरना छोड़ दें। अब नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि सब लोग ट्रिप पर जा रहे होते हैं और अभी आके तो सोच रहा होता है कि कुछ भी करके सेंपाई और स्टूडेंट्स के बीच में बात करवानी होगी ट्रिप के दौरान। वो ये भी याद करता है कि एक स्टूडेंट सेंपाई के बीच में बैठने वाला है और किसी भी तरह किसी एक स्टूडेंट्स को वहाँ पर बैठना पड़ेगा ताकि उनका कन्वर्सेशन अच्छा हो जाए। इसके बाद फाइनली सीट पे बैठने की बारी आती है और फनी बात ये होती है कि आकी तो खुद सेंपाई के बगल में जाके बैठ जाता है। ह्यूरी कहती है कि मैं होप करती हूँ कि तुम्हें कैंप अच्छा लगेगा। इस पे आके तो कहता है कि आपने सही कहा। वैसे वो अंदर से काफी ज्यादा खुश होता है ह्यूरी के बगल में बैठकर। इसके बाद वो लोग अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और आगे तो सोचता है कि उसका पहला प्लान तो खराब हो गया, लेकिन अगर ह्यूरी कैंप के दौरान किसी की हेल्प करेगी तो शायद बात बन जाए। इसके बाद ह्यूरी स्पीच देना स्टार्ट करती है, लेकिन फनी बात ये होती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। ये देखकर आखी तो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी ह्यूरी माफी मांगने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी। आगे तो अब समझ जाता है कि ह्यूरी ये सब हैंडल नहीं कर सकती। इसके बाद आगे तो सिचुएशन को हैंडल करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट हूँ और मैं तुम्हें होटल तक ले जाऊंगा। इसके बाद सब लोग हाइकिंग कर रहे होते हैं। आके तो कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो ह्यूरी की तरफ देखता है। वो नोटिस करता है कि उनके आसपास कोई नहीं चल रहा है और सब लोग डिस्टेंस बना के चल रहे हैं। ह्यूरी धीरे से कहती है कि माउंटेन पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। फिर आके तो समझ जाता है कि ह्यूरी की बस का ये सब नहीं है। इसके बाद वो बाकी स्टूडेंट से कहता है कि यहाँ चलना काफी ज्यादा डेंजरस है, इसलिए सबको साथ में चलना चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर आके तो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो ह्यूरी की तरफ देखता है और उसे पता चलता है कि वो काफी जल्दी थक गई है। आके तो सोचता है कि अभी तो जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है और ये अभी से ही थक गई है। तभी वहाँ पीटी टीचर आ जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई, मुझे लगा था ऐसी सिचुएशन हो सकता है। वो ह्यूरी की हेल्प करना चाहती है। इसके बाद ह्यूरी कहती है कि मुझे माफ करना आके, तो मेरी वजह से तुम काफी ज्यादा स्लो हो गए हो, अगर तुम बाकी लोगों के साथ जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। लेकिन आके तो सोचता है कि वो ह्यूरी को इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। वो कहता है कि हमें कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रेस्ट लेना चाहिए। इसके बाद ह्यूरी अपनी जैकेट उतार देती है और आकेहितो की नजर वहीं पर चली जाती है और वो नजारा देखकर थोड़ा ब्लश करने लगता है। ह्यूरी कहती है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है और आकेहितो को भी गर्मी लग रही होती है। तभी ह्यूरी अचानक घबरा जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। आकेहितो पूछता है कि आखिर क्यों, और ह्यूरी बताती है कि उसे वॉशरूम जाना है। ये सुनकर आकेहितो घबरा जाता है और वो कहता है कि वॉशरूम तो ऊपर है, लेकिन ह्यूरी कहती है कि वो इतना ज्यादा वेट नहीं कर सकती और वो जंगलों में जाने की बात करती है। और ये सुन के आकेहितो और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी ह्यूरी कहती है कि प्लीज तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए वेट करना और ध्यान रखना कि कोई यहाँ पर आ ना जाए। और ये सुनने के बाद आके तो घबरा जाता है, लेकिन इतनी क्यूट फेस के साथ अगर कोई रिक्वेस्ट करे तो मना करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो आखिरकार हाँ कर देता है। इसके बाद ह्यूरी वहाँ से चली जाती है और सच बताऊं तो उस टाइम आके तो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि कुछ भी हो जाए मैं किसी को यहाँ पर नहीं आने दूंगा। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है। आके तो सोचता है कि आज का दिन ह्यूरी के लिए इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि हॉट स्प्रिंग बिल्कुल खाली था, तो वो बात लेने के लिए जाने लगता है और वो चलते चलते यही सोच रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे ताकि सभी स्टूडेंट्स ह्यूरी के दोस्त बन जाएं। लेकिन तभी अचानक वहाँ लड़कियों की आवाजें आने लगती हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ बाकी गर्ल्स भी बात लेने आ रही होती हैं। ये देखकर आके तो बुरी तरह घबरा जाता है और शौक की बात ये होती है कि ह्यूरी भी वहीं होती है और तभी उसे समझ आता है कि वो गलत साइड आ गया है। उसकी लग भी खराब होती है और तभी यूकी के हाथ से बकेट गिर जाता है। ह्यूरी उसे उठाने के लिए जाती है और उसी वक्त उसकी नजर आके तो पर पड़ जाती है। ये देखकर ह्यूरी भी घबरा जाती है और वो पूछती है
है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। आकेतो के पास कोई जवाब नहीं होता, वो बस इतना कह पाता है कि शायद मैं गलत साइड पर आ गया हूँ। और फनी बात ये होती है कि इस प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूरी खुद ले लेती है। वो कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ध्यान देती तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये सुनकर आकेतो सोचता है कि मैम आप कितनी भोली हो। और तभी मिजुकी ह्यूरी को आवाज लगाने लगती है। ह्यूरी और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो आकेतो से कहती है कि तुम यहाँ पर छुप जाओ। इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। ह्यूरी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिजुकी बाकी स्टूडेंट्स के सामने ह्यूरी की अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही बाकी लोग ह्यूरी को देखते हैं वो उस समय थोड़ी स्कैरी लग रही होती है और ये देखकर सब लोग डरकर भाग जाते हैं। ह्यूरी उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाती है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधे जाकर आकेतो पर गिर जाती है। और उसी समय बाकी स्टूडेंट्स भी ये सीन देख लेते हैं। अब ये ऑब्वियस है कि आकेतो को जमकर डांट पड़ती है, क्योंकि वो गर्ल्स हॉट स्प्रिंग में लड़कियों को ताड़ते हुए पकड़ा गया। अब नेक्स्ट सीन में आकेतो ह्यूरी से माफी मांगने जाता है। ह्यूरी बाहर आती है और आकेतो बार बार सॉरी बोलने लगता है, लेकिन ह्यूरी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी थी। तभी आकेतो नोटिस करता है कि ह्यूरी के हाथ में कुछ है। वो पूछता है ये क्या है। तब ह्यूरी उसे अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। वो थोड़ा हॉरर थीम पर बेस्ड होता है और वो बताती है कि वो एक गेम प्लान कर रही है जिसमें सबकी बहादुरी का टेस्ट होगा। वो काफी एक्साइटेड होकर बताती है कि मैंने इसे बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, प्लीज किसी को मत बताना। ये देखकर आकेतो सोचता है कि ह्यूरी स्टूडेंट्स के लिए कितना कुछ करती है, ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आकेतो कहता है कि आप सभी को अपना दोस्त बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हो। ह्यूरी कहती है कि ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे दोस्त बने, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं उनकी टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो लोग ट्रिप एंजॉय करें। फिर हम देखते हैं कि दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक पीटी टीचर रूम में घुस आती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों अलमारी में छुपे हुए हैं। इस टाइम दोनों बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं और आकेतो की नजर थोड़ी गलत डायरेक्शन में चली जाती है। और मैं बता दूं कि उस टाइम आकेतो के दिमाग में काफी उल्टी सीधी थॉट्स चल रहे होते हैं। लेकिन तभी ह्यूरी कहती है कि मुझे लगता है कि हम हॉरर गेम की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर आकेतो सोचता है कि इस टाइम पर भी ह्यूरी कितनी ज्यादा एक्साइटेड लग रही है। इसके बाद हमें कैंप के सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है। आकेतो अभी भी ह्यूरी के बारे में सोच रहा होता है और तभी अचानक ह्यूरी उसके पास आ जाती है। वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर डर रहे होते हैं। आकेतो को याद आता है कि ह्यूरी ने कहा था नाइफ और टूल्स का इस्तेमाल सही तरीके से करना, तो वो सोचने लगता है कि वो चाहता है सभी स्टूडेंट्स मिलकर ह्यूरी के साथ कुकिंग करें, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि मिजुकी को चाकू इस्तेमाल करना आ ही नहीं रहा होता और वो टेबल को तोड़ देती है। तभी यूकी ह्यूरी के पास जाकर कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें खाना नहीं मिलेगा, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। लेकिन ह्यूरी मना कर देती है और वो कहती है कि स्टूडेंट्स को खुद खाना बनाना चाहिए, टीचर से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन तभी यूकी उसे इतनी प्यारी तरीके से देखती है कि ह्यूरी तुरंत पिघल जाती है और वो तुरंत हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यूरी एप्रॉन पहनती है और वो सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही होती है। जिसके बाद वो सब्जियां काटने जाती है, लेकिन वो एक भी सब्जी काट नहीं पाती और ये देखकर स्टूडेंट्स फिर से डर जाते हैं। आके तो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सब गलत समझेंगे। तो वो सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए एक जोक मारता है और मिजुकी से पूछता है तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। लेकिन मिजुकी कंफ्यूज हो जाती है और वो पूछती है तुम अचानक ये क्या बोल रहे हो। ये सुन के आकितो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसी समय उसे गलती से हाथ में नाइफ लग जाता है और जिसके बाद आकितो का खून निकलने लगता है। और जैसे ह्यूरी को पता चलता है वो तुरंत उसके पास आती है और वो उसकी उंगली को अपने मुंह में डाल लेती है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। और ये देखकर आकितो पूरी तरह ब्लश करने लगता है। ह्यूरी घबरा जाती है और वो कहती है मुझे माफ करना, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, और वो बार बार सॉरी बोलने लगती है। लेकिन हम आकितो को देखते हैं जैसे वो दूसरी दुनिया में चला गया हो और तभी उसकी नजर बाकी लोगों पर जाती है और वो लोग काफी डर चुके होते हैं। वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ह्यूरी को ब्लड पसंद है या फिंगर खाना। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही तेजी से बारिश हो रही होती है। ये देखकर बाकी बच्चे उदास हो जाते हैं और ह्यूरी भी काफी सैड हो जाती है। आकितो की नजर सिर्फ ह्यूरी पर होती है और उसे पता होता है कि ह्यूरी कितनी ज्यादा अपसेट है। वो तुरंत उसके पास जाता है और वो कहता है कि सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन ह्यूरी कहती है कि तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है और वो खुद माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट काम करने जाती हूँ तो बारिश हो जाती है, शायद ये भी मेरी गलती है। ये सुन के आकितो कहता है कि इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। तभी ह्यूरी कहती है कि कोई बात नहीं, अभी 2 घंटे हैं, हम फिर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब हम ह्यूरी को क्लास में देखते हैं और वो सोच रही होती है कि वो बाकी स्टूडेंट्स को कैसे डराएगी और हम ये भी देखते हैं कि वो थोड़ा उदास होती है। तभी पीटी टीचर आती है और वो कहती है कि एक बार बाहर चलकर देखिए क्लास 2 के स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। जब ह्यूरी बाहर जाकर देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। आकितो, मिजुकी और यूकी मिलकर सभी स्टूडेंट्स को डराने की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उन्होंने ह्यूरी के बनाए हुए प्रॉप्स का यूज किया होता है और पूरे रूम को हॉरर रूम में चेंज कर दिया होता है और हर रूम में कुछ अलग एक्सपीरियंस होने वाला होता है। फिर मिजुकी कहती है कि इतने अच्छे प्रॉप्स बनाने के लिए थैंक यू। फिर वो आगे कहती है कि असल में ये सब आकितो की वजह से पॉसिबल हुआ था, उसी ने हमें आइडिया दिया था। आगे वो ये भी बताती है कि किस तरह आकितो ने पूरी क्लास को डेकोरेट किया था और उसने पूरी जगह को हॉरर थीम में
ने बदल दिया था। साथ ही उसने प्रिंसिपल से भी परमिशन ली थी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद। अब यूरी जब सभी स्टूडेंट्स को देखती है तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और सबके चेहरे पर स्माइल होती है और ये देखकर यूरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। यूरी कहती है कि मैंने कुछ देर पहले ही सबको उदास देखा था, लेकिन मैं किसी को भी उदास नहीं देखना चाहती। फिर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें बहुत ही ज्यादा मस्ती करनी चाहिए और ये देखकर यूरी भी वहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ आकिहितो आता है और वो काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो सोचता है कि उसे काफी डांट भी पड़ी थी। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आकिहितो तुरंत यूरी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने आपकी परमिशन के बिना ही सब कुछ कर डाला और अब आपको ये आउटफिट पहनना होगा ताकि आप सभी स्टूडेंट्स का दिल जीत सको। लेकिन फनी बात ये होती है कि सभी स्टूडेंट्स पहले से यूरी से डरते थे और इस आउटफिट में तो वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद दोनों बाहर जाते हैं और आकिहितो कहता है कि लगता है बारिश रुक गई है, लेकिन यूरी कुछ भी नहीं बोलती। ये देखकर आकिहितो घबरा जाता है और वो सोचता है कि शायद मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। लेकिन तभी यूरी कहती है कि आकिहितो तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारी प्लानिंग बहुत अमेजिंग थी। मैंने तो एक तरह से गिव अप ही कर दिया था, लेकिन सभी लोग ने काफी ज्यादा मजे किए और मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। आकिहितो कहता है कि ये सब मैंने अकेले नहीं किया था, सबने मेरी हेल्प की थी और अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं होता तो ये सब पॉसिबल भी नहीं होता। वो आगे कहता है कि स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि आप चाहते थे कि वो लोग खुश रहें और आपकी वजह से वो लोग इतना एंजॉय कर पाए। फिर वो थोड़ा उदास होकर कहता है कि मैं चाहता था कि सभी स्टूडेंट्स आपके करीब आ जाएं, लेकिन मैं पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। तभी यूरी कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते थे, तुम सिर्फ मेरी मदद के लिए बने थे और वैसे भी तुम ज्यादा बात करने वाले स्टूडेंट नहीं हो। आकिहितो सोचता है कि सच में यूरी गलत नहीं बोल रही है। तभी वो कह देता है कि यूरी मैं आपको पसंद करता हूँ और ये सुन के यूरी शॉक हो जाती है। लेकिन आकिहितो तुरंत संभालते हुए कहता है कि एक टीचर के रूप में आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ये सुनकर यूरी खुश हो जाती है और वो कहती है सच में ये सुन के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं इस साल बेस्ट टीचर बनकर दिखाऊंगी। फिर आकिहितो मन ही मन में सोचता है कि अच्छा हुआ इन्हें समझ नहीं आया कि मैं रोमांटिक वे में बोल रहा था और फिर यूरी खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। आकिहितो कहता है कि हमारा प्लान परफेक्ट रहा, सभी लोग ने काफी एंजॉय किया और मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी यूरी पूछती है कि क्या तुमने एंजॉय किया आकिहितो? वो कहता है ऑफ कोर्स ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। ये सुनकर यूरी और भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि आकिहितो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर आकिहितो भी पूरी तरह शॉक हो जाता है। यूरी आगे कहती है कि टीचर और स्टूडेंट के रूप में हमारे बीच एक अच्छा बॉन्ड है। तभी आकिहितो उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और वो तुरंत माफी मांगने लगता है और यूरी टीज करते हुए कहती है कि मुझे लगता है तुम मुझ पर फिदा हो गए हो। ये सुनकर आकिहितो जोर से ब्लश करने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में आकिहितो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि स्कूल कैंप के दौरान यूरी सेंसी ने उसे कहा था कि वो उसे पसंद करती है। हालांकि शायद उनका मतलब सिर्फ एक स्टूडेंट के तौर पर था, लेकिन फिर भी आकिहितो इस बात से काफी खुश होता है कि कम से कम वो यूरी सेंसी के थोड़ा करीब तो है। बाद में जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है तब उसे यूरी सेंसी बाहर जाने के लिए तैयार दिखती है। वो बताती है कि वो बाहर जा रही है लेकिन किसी जरूरी काम से नहीं। उनकी रिएक्शन देकर आकिहितो समझ जाता है कि वो कुछ छुपा रही है। तभी अकीमी वहाँ जाती है और वो आकिहितो से कहती है कि वो यूरी सेंसी के साथ कहीं बाहर जा रहे हैं। ये सुनकर यूरी थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि वो किसी अपने स्टूडेंट को साथ नहीं ले जाना चाहती थी। आकिमी फिर यूरी सेंसी को समझाती है कि एक टीचर होने के नाते उसे अपने स्टूडेंट्स के पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसकी बातों से यूरी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर भी मजबूरी में आकिहितो के साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। अब अगले दिन में आकिमी यूरी सेंसी को दूसरे शहर शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाती है ताकि उन्हें वहाँ पर कोई स्टूडेंट ना मिले और वो आराम से शॉपिंग एंजॉय कर सके। यूरी इसके लिए आकिमी को थैंक्स कहती है, लेकिन आकिहितो के होने की वजह से माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इसके बाद आकिमी यूरी सेंसी को स्विमसूट खरीदने ले जाती है क्योंकि वो सब फ्यूचर में बीच पे जाने का प्लान बना रहे थे। वहीं आकिहितो सोच रहा होता है कि आखिर उसने अपनी बहन की बात मानकर यहाँ आने का फैसला क्यों किया। और तभी चेंजिंग रूम से आकिमी की आवाज आती है। असल में वो यूरी के अंडरवियर को देखकर शॉक्ड हो गई थी। आकिहितो तुरंत समझ जाता है कि छुट्टी के दिन होने की वजह से यूरी सेंसी ने कैजुअल टाइट अंडरवियर पहना होगा। अब थोड़ी देर बाद आकिमी यूरी सेंसी को स्विमसूट पहनाकर बाहर लाती है और वो आकिहितो से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। ये सुनकर आकिहितो और यूरी दोनों शर्माने लगते हैं। आकिमी मजाक करते हुए कहती है कि यूरी सेंसी को स्विमसूट में देखकर उसके स्टूडेंट जरूर खुश हो जाएंगे। ये सुनकर यूरी थोड़ी शांत हो जाती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को खुश देखना चाहती थी। इसके बाद आकिमी उसे एक और स्विमसूट पहनाती है और वो कहती है कि वो इसमें बिल्कुल एक छोटी बच्ची जैसी लग रही है। ये सुनकर यूरी शर्मिंदा होकर कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। तब आकिमी उसे एक मैच्योर टाइप स्विमसूट पहनाती है जिसमें यूरी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उनका ये लुक देखकर आकिहितो और यूरी दोनों बहुत बुरी तरह शर्माने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। तभी आकिहितो नोटिस करता है कि उनकी क्लास की स्टूडेंट मिजुकी भी वहीं शॉपिंग कर रही है
और वो तुरंत अपनी बहन को बता देता है। तब आकिमे घबरा कर आकेतो को चेंजिंग रूम के अंदर धक्का दे देती है और खुद मिजुकी को संभालने के लिए चली जाती है। लेकिन धक्का लगने की वजह से आकेतो सीधा ह्यूरी सेंसेई से जाकर टकरा जाता है, जिससे उनका टॉवेल हट जाता है और वो एक्सीडेंटली एक्सपोज हो जाती हैं। बाहर आकेमी मिजुकी को संभाल रही होती है और अंदर आकेतो और ह्यूरी दोनों शर्म से मर रहे होते हैं। आकेतो फिर ह्यूरी सेंसेई से अपनी बहन की हरकतों के लिए माफी मांगता है। ह्यूरी सेंसेई कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन आकेतो नोटिस करता है कि सुबह से वो उसे दूरी बनाई हुई है। वो पूछता है कि क्या वो उसे कुछ छुपा रही हैं या फिर उसकी किसी गलती की वजह से वो उसे नाराज हैं। लेकिन ह्यूरी अभी भी गलतफहमी में होती है और वो कहती है कि शायद आकेतो को ये सब चीजें देखना पसंद है, जबकि उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही है। ये सुनकर आकेतो खुद भी काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। अब अगले सीन में तीनों घर लौट रहे होते हैं। आकेतो नोटिस करता है कि स्विमसूट शॉपिंग के बाद आकिमे उसे बाकी शॉपिंग बैग से दूर रख रही है। दूसरी तरफ उसे अभी भी लग रहा होता है कि ह्यूरी सेंसेई उसे दूरी बनाई हुई है। फिर आकिमे ह्यूरी को रात का डिनर अपने घर पर करने के लिए इनवाइट करती हैं। ह्यूरी पहले मना करती है क्योंकि वो उन्हें और भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन आकिमे बताती है कि ह्यूरी ठीक से खाना भी नहीं खा रही है और सच में काम में ज्यादा बिजी होने के नाते उन्होंने पिछला पूरा दिन सिर्फ ब्रेड खाकर बिताया था। आगे आकिमे ह्यूरी को कहती है कि क्यों ना जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम आकेतो को पढ़ाई में मदद कर दो, पर आकेतो इस पर मना करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाह रहा होता है कि ह्यूरी सेंसेई अपना छुट्टी वाला दिन उसे पढ़ाने में वेस्ट कर दें। पर यहाँ ह्यूरी तो उसे पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुश भी होती है, इसलिए अगले सीन में वो पढ़ाई में ह्यूरी सेंसेई से मदद लेता है। पर यहाँ पर जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहा था वो खुद ही सॉल्व कर चुका था, इसलिए यहाँ पर उसके पास सेंसेई से पूछने के लिए कोई भी सवाल नहीं होता। इसलिए आगे वो सेंसेई से अपने सवालों को चेक करने के लिए कहता है। ह्यूरी उसके करीब आ जाती है और सभी सवालों को चेक करती है और बताती है कि उसके सभी सवाल बिल्कुल परफेक्ट हैं। पर आगे सेंसेई उसके दूसरे सवालों को देखती हैं जिसमें वो गलती किया था, जो जानकर आकेतो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे सेंसेई समझ जाती है कि आकेतो को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है और वो उसे वो चीज पढ़ाने लगती हैं। आगे कुछ समय बाद वो आकेतो की तारीफ कर रही होती हैं क्योंकि वो पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था और वो कहती है कि अगर वो ऐसा ही पढ़ता रहा तो वो एग्जाम में जरूर अच्छा करेगा। और आकेतो भी यहाँ पर सोच रहा होता है कि सेंसेई पढ़ाने में काफी ज्यादा अच्छी हैं। अगर वो स्कूल में उनके डरावनी रेपुटेशन को सुधार सके तो वो वैसे ही टीचर बन जाएंगे जैसे वो हमेशा से चाहती थी। देन आगे ह्यूरी उससे कहने लगती है कि जबकि अब तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई है तो अब बारी है कि मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड दूं। फिर वो आगे उसके अपना हाथ फैलाकर उसे करीब आने के लिए कहती हैं और वो उसके लिए एक झुंझुना निकालकर बजाने लगती हैं, जिस पर आके तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ह्यूरी बताती है कि उसकी बहन ने उसे कहा था कि ऐसा करने पे तुम काफी ज्यादा खुश होते हो, जिस पर आके तो कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूरी कहती है कि हाँ, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं। आगे ह्यूरी आकेहितो को मैकेनिकल पेंसिल गिफ्ट करती है और वो उसे कहती है कि आज शॉपिंग करते समय तुमसे ये बात छुपाने के लिए मुझे माफ कर देना। फिर वो उसका सिर सहलाते हुए कहती है कि तुमने आज तक मेरी काफी ज्यादा मदद की है, जैसे कि स्कूल में हैंडआउट्स ढूंढने के लिए तुमने मेरी मदद की थी और साथ ही साथ तुमने स्कूल कैंपिंग में भी मेरी काफी ज्यादा मदद की थी, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी आकेतो का यहाँ पर पैर फिसलता है और वो सीधा ह्यूरी सेंसेई के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। तभी आकिमे भी ये सब देख रही होती है और वो कहती है कि बच्चे काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं और वो आगे उनसे कहने लगती है कि अरे अरे चिंता मत करो, तुम लोग अपना काम जारी रखो। अब अगले दिन में इनके स्कूल में एग्जाम हो रहा होता है और एग्जाम खत्म होने के बाद आकेतो यहाँ पर ह्यूरी सेंसेई के पास जा रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां आके ह्यूरी सेंसेई को गुड मॉर्निंग कहती हैं, पर ह्यूरी अभी भी उनके साथ बात करने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होती और वो लड़कियां ह्यूरी सेंसेई को इस तरह बात करते हुए देखकर डर जाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। लेकिन वो जाते जाते कहती हैं कि ह्यूरी सेंसेई थोड़ी सी डरावनी तो है, लेकिन वो बुरी टीचर बिल्कुल भी नहीं है। और ये सुन के ह्यूरी सेंसेई को काफी ज्यादा खुशी होती है। आके तो ये देखकर सोच रहा होता है कि स्कूल कैंपिंग ट्रिप के बाद चीजें थोड़ी सी बदलने लगी हैं और टेस्ट ऑफ करेज में उनकी इतनी मदद करने के बाद अब काफी बच्चे उनके साथ अच्छे से घुलने मिलने लगे हैं। अब नेक्स्ट में मिजुकी और यूकी यहाँ पर अपनी सप्लीमेंट्री क्लासेस ले रही होती हैं क्योंकि वो दोनों अपने एग्जाम में फेल हो गई थी, इसलिए उन दोनों को वापस से मेकअप टेस्ट देना था, जिस वजह से वो दोनों यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं। आगे मिजुकी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो स्कूल कैंपिंग के दौरान ह्यूरी की अच्छे से मदद नहीं कर पाई लोगों के साथ घुलने मिलने में और वो अब स्कूल एग्जाम में भी फेल हो गई है। तभी ह्यूरी सेंसेई उसे मोटिवेट करने लगती हैं और कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, इसलिए अब चलो इस सप्लीमेंट्री क्लासेस की मदद से अपने एग्जाम में स्कोर बेहतर करने की कोशिश करो। जिससे मिजुकी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं मेकअप टेस्ट में 100 पॉइंट्स लाऊंगी। पर आगे जब वो पढ़ाई करना शुरू करती है तो उसके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा होता, उसे इंग्लिश वोकैब याद रखने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। इसलिए आके तो उससे कहता है कि तुम इसे किसी ऐसी चीज से जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें ये आसानी से याद हो जाए। इससे यूकी को एक आइडिया आता है और वो अगले सीन में ह्यूरी को एक बनी कॉस्ट्यूम पहना कर ला देती है। मिजुकी तो इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहने लगती है कि ये तो हद से भी ज्यादा अश्लील होने लग रहा है और आके तो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा चुका होता है। तभी यूकी अपना आइडिया बताती है कि किसी एक लड़की के शरीर पर इंग्लिश वर्ड्स लिखना ये चीज इतना ज्यादा मेमोरेबल होगा कि किसी को भी याद हो जाएगा। देन आगे जब वो आके
आकेतो को इंग्लिश वर्ड्स ह्यूरी के ऊपर लिखने के लिए कहती है तो आकेतो कहता है कि आखिर मैं क्यों लिखूं। इस पर यूकी बताती है कि जब भी तुम ह्यूरी सेंसे के साथ कुछ करते हो तो वो काम सक्सेसफुल हो जाता है। आगे ह्यूरी कहने लगती है कि अगर इसे सच में यूकी को वर्ड्स याद रखने में मदद मिलेगी तो आकेतो प्लीज मेरे ऊपर लिख दो। तभी आकेतो ये भी नोटिस करता है कि मिजुकी भी ये सब देखने के लिए इंटरेस्टेड होती है, इसलिए अब वो ह्यूरी सेंसे के बॉडी के ऊपर एक वर्ड लिख देता है। पर इस वजह से ह्यूरी सेंसे तो शर्म के मारे नीचे ही गिर जाती हैं। ये चीज इतना ज्यादा ऑकवर्ड और एम्बैरेसिंग था कि मिजुकी और यूकी को सच में वो वर्ड याद रह चुका था। मिजुकी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि ये ट्रिक सच में काम करती है और आगे वो कहने लगती है कि अगर ह्यूरी सेंसे उन्हें याद रखवाने में इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं तो मैं मेकअप टेस्ट में जरूर अच्छा स्कोर करूंगी। और ऐसा कहकर वो खुद की और यूकी के कपड़े उतार देती है और वो आकेतो से कहती है कि वो और भी सारे वर्ड्स उनके बॉडी पे लिख दे, क्योंकि आकेतो के लिखने की वजह से उन्हें सारे वर्ड्स याद रह जाते हैं। और आकेतो भी ऐसा ही करता है और वो यूकी की बॉडी के ऊपर वर्ड्स लिख देता है। पर आगे जब वो मिजुकी के बॉडी पर वर्ड्स लिख रहा होता है तभी उसका हाथ मिजुकी के गलत जगह पर टच हो जाता है, जिससे मिजुकी यहाँ पर आकेतो को धो देती है। देन अगले सीन में सच में काफी कमाल हो चुका होता है, क्योंकि उन्हें काफी सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो चुका था। अब उसके बाद वो दोनों मेकअप एग्जाम में काफी ज्यादा अच्छा स्कोर कर चुके थे। अब अगले सीन में आकेतो स्कूल की छुट्टी होने के बाद, कमेटी मीटिंग के खत्म होने के बाद आखिर में स्कूल से घर जाता है और तभी उसे वहाँ पर ह्यूरी सेंसे के हेयर क्लिप मिलता है और वो सोचता है कि कहीं ह्यूरी सेंसे को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। पर आगे जब वो वहाँ पर आता है तो वो ह्यूरी सेंसे को स्ट्रेचिंग करते हुए देखता है। ये देखकर वो सोचता है कि कहीं ह्यूरी सेंसे फिर से कुछ अजीब तरीके से स्ट्रेचिंग तो नहीं कर रही हैं। तभी वो ह्यूरी सेंसे को बुलाता है तो अचानक से आकेतो को यहाँ पर देखकर ह्यूरी सेंसे का पैर फिसल जाता है, जो देखकर आकेतो फिर से उन्हें बचाने के लिए जाने लगता है और वो आकेतो के ऊपर कुछ इस तरह से गिरती हैं। आगे वो आकेतो से इसके लिए माफी मांगती है। आगे ह्यूरी बताने लगती है कि वो यहाँ पर स्विमिंग सीख रही है ताकि अगर वो किसी स्टूडेंट को डूबते हुए देखे तो वो उसे बचाने के लिए जा सके। आगे आकेतो उनसे पूछता है कि आपने तो एक स्विम सूट खरीदे थे ना, तो आप स्कूल के स्विम सूट में क्या कर रही हैं? ह्यूरी सेंसे इस पर कहती हैं कि असल में मैं उस स्विम सूट को तब पहनने के लिए बचा कर रखी हूँ जब मैं आकेमी के साथ बीच पर घूमने जाऊंगी। आगे ह्यूरी सेंसे अपने एक स्ट्रेचिंग करने में आकेतो की मदद मांगती है, क्योंकि इस स्ट्रेचिंग में दूसरों की मदद से ही किया जा सकता था। सेंसे उसे बताती हैं कि किस तरीके से इस स्ट्रेचिंग को करना है और आकेतो वैसा ही उनके साथ करता है, लेकिन इसे आकेतो को काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होता है। आगे सारा स्ट्रेचिंग खत्म होने के बाद जब ह्यूरी सेंसे तैरना सीखने के लिए पानी में उतरती हैं तो वो अचानक से पानी में डूब ही जाती हैं, जो देखकर आकेतो उन्हें बचाता है। वो उनसे ये भी कहता है कि आप अभी उस लेवल पर नहीं है कि अकेले ही प्रैक्टिस करें और आपको किसी के साथ स्विमिंग प्रैक्टिस करना होगा। वो ये भी बताता है कि उसे स्विमिंग करना आता है और वो उन्हें स्विमिंग सिखाने में मदद करेगा, जिससे ह्यूरी सेंसे काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। अब आगे वो ह्यूरी सेंसे को स्विमिंग करना सिखाने लगता है और उसके कहने के मुताबिक ह्यूरी सेंसे यहाँ पर किनारे को पकड़कर तैरने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उन्हें डर होता है कि कहीं उनका हाथ किनारे से फिसल गया तो वो पानी में डूब ना जाएं। इसलिए वो आकेतो से अपने हाथ को पकड़ने के लिए कहती हैं, जिस पर आकेतो ऐसा ही करता है और आगे ह्यूरी सेंसे पानी के अंदर बार बार जाती हैं ताकि वो फ्लोट करना सीख पाए। आगे जब आकेतो सूखे कपड़े लेने के लिए जाता है तभी ह्यूरी सेंसे काफी ज्यादा थक के किनारे से दूर हो जाती हैं और आकेतो यहाँ पर देखता है कि ह्यूरी सेंसे यहाँ पर सीधे पानी में लेटने की वजह से ही पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रही होती हैं और वो अंदर नहीं डूबती और ह्यूरी सेंसे भी इस पर काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तभी ह्यूरी सेंसे के स्वेटर के ऊपर का कपड़ा फट जाता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। पर आगे जैसे तैसे करके आकेतो सिचुएशन को संभालते हुए उन्हें कपड़े दे देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और एक दूसरी सेंसे होती हैं जो कि ये सब रिकॉर्ड कर चुकी होती हैं और वो कहती हैं कि मुझे काफी ज्यादा बढ़िया शॉट मिल गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें आकेतो देखने को मिलता है जो अपने बॉक्स के पास जाता है और तभी वहाँ पर उसे एक लेटर देखने को मिलता है और वो लेटर देखने के बाद आकेतो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो सीधा एक लड़की के पास जाता है और इस लड़की का नाम काया होता है और ये 3rd ईयर की स्टूडेंट थी। वो पूल वाला फोटो दिखाते हुए कहती है कि उस दिन मैंने सब कुछ देख लिया था और वो चीज देखकर आकेतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचता है कि शायद अब ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी और इसकी काफी बड़ी पेनल्टी भी एक तरह से बंदे को देना पड़ सकता है। और वो सोचने लगता है कि देखा जाए तो एक तरह से हमने उस दिन कुछ गलत नहीं किया था, बट उसके बाद भी वैसे ही सेंसी से सभी लोग काफी ज्यादा डरते हैं और अभी तक कोई भी उनके क्लोज आने की कोशिश नहीं करता और बंदा कुल मिलाकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद तभी काया उसको एक कमरे में लेके जाती है और तभी हमें पता लगता है कि वहाँ पर सेंसी पहले से ही बैठी हुई थी और वो काफी ज्यादा वियर्ड कपड़े पहनी हुई थी और वो चीज देखकर आकेतो और सेंसी दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और आकेतो ने जिम सूट में एक तरह से सेंसी को पहली बार ही देखा था, इस कारण वो बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। और तभी अचानक काया सेंसी का बहुत सारा फोटो क्लिक करने लगती है और बताने लगती है कि सच में आपका फिगर बहुत कमाल का है और वो ये भी बताती है कि मैंने आपको दूर से काफी ज्यादा नोटिस किया था और सच में आपने मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया है अपनी ओर। लेकिन आकेतो को ये सब बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती और तभी वो लड़की बताने लगती है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करने वाली थी, बल्कि मुझे सेंसी की काफी कमाल की पिक्चर चाहिए थी जिसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनने के बाद आकेतो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। वो आगे बताती है कि वो एक क्लब ओपन करना चाहती है जिसमें तुम दोनों मेंबर्स के तौर पर वहाँ
पर रहोगे और साथ ही साथ तुम दोनों एडवाइजर भी रहोगे। वो कहती है कि मुझे फोटोग्राफी क्लब ओपन करना है। ये सुनकर सेंसे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत ही एग्री कर लेती है, लेकिन आके तो ऐसा करने से मना करने लगता है क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि शायद ये लड़की कुछ बेकार पिक्चर से क्लिक करने की कोशिश करेगी। ह्यूरी भी बताने लगती है कि जो भी बच्चा अपनी आर्ट को फॉलो करने की कोशिश करता है ना, मुझे उसकी हेल्प करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तो वो लड़की भी कहने लगती है कि तुम्हें मुझे कम समझाने की जरूरत नहीं है और इसके बाद वो अपने फॉलोअर्स दिखाने लगती है और काफी ज्यादा अच्छे खासे फॉलोअर्स होते हैं उसके। ये चीज देखकर आके तो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही सेंसी ने तो उसे फॉलो भी कर रखा था और वो कहती है कि तुम सच में काफी कमाल की फोटो क्लिक करती हो और उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि वो फोटोग्राफर एक स्टूडेंट होगी और खासकर उसकी स्टूडेंट। काया भी कहने लगती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी आपके सामने रिवील करना पड़ा और सच बताऊं तो मैं सभी टाइप के फोटो क्लिक करना चाहती हूँ। और काया ये सब कहते हुए काफी ज्यादा स्टाइल मार रही होती है। ये देखकर आगे तो भी सोचता है कि भाई ये लड़की सच में कूल बनने की एक्टिंग कर रही है। अब काया आगे कहती है कि अब आपको पोज देना स्टार्ट करना चाहिए, जिसपे सेंसी एक पोज देती है और वो चीज देखकर काया काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद वो आके तो को सेंसी के ऊपर बैठने के लिए कहती है, लेकिन आके तो ये सब करने के लिए मना करता है, जिसपे वो बताने लगती है कि ये एक आर्ट पोज होता है जो काफी ज्यादा कमाल का होता है। और सेंसी भी कहने लगती है कि हाँ हमें ये करना चाहिए। ये सब देखकर आके तो अपने मन में सोचता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि ये बंदी मुझे ब्लैकमेल करेगी, लेकिन इसने मना कर दिया। बट ये भी एक तरह से ब्लैकमेल का ही पार्ट है। इसके बाद वो सेंसी के क्लोज जाता है और उस टाइम पर वो दोनों काफी ज्यादा ब्लश कर रहे थे और काया बहुत सारा फोटो क्लिक करने लगती है और अभी फाइनली फोटो भी प्रिंट हो गया होता है और वो फोटो देखने में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। आके तो ये भी कहता है कि मैं मजाक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़की में सच में टैलेंट तो बहुत है और मैं इन सब फोटोज को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तभी काया कहने लगती है कि तो तुमने क्या सोचा, तुम्हें क्लब ज्वाइन करना है या फिर नहीं। और तभी नेक्स्ट सीन में आके तो यूकी को वहाँ पर लेकर आता है क्लब का मेंबर बनाने के लिए, लेकिन काया बताने लगती है कि मुझे इसके अंदर कोई भी टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर यूकी बताने लगती है कि तुम मेरे बारे में इस तरह बकवास मत करो और देखते ही देखते दोनों यहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं। उधर आके तो का ध्यान कहीं और ही होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सेंसी ने किस टाइप का आउटफिट पहन रखा है और वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी काया चैलेंज देती है कि चलो देखते हैं कौन सबसे ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करता है। ये सुनकर यूकी भी पीछे नहीं हटती और वो भी कहने लगती है कि अगर मैं जीत गई ना तो तुम्हें पूरे स्कूल का चक्कर लगानी पड़ेंगे कॉस्प्ले आउटफिट पहन के। इसके बाद यूकी सेंसी से मदद मांगती है और थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल भी करती है। वो कहती है कि इस लड़की ने मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है तो अब आपको मेरी हेल्प करनी चाहिए। काया पूछती है कि तुम्हें फोटोग्राफी के बारे में कुछ पता भी है, लेकिन यूकी कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि इंस्टाग्राम की लाइक्स ही सब कुछ नहीं होती। उधर आके तो के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। तभी सेंसी उसके पास आती हैं और कहती हैं कि मुझे लगता है कि हम सभी को उसका क्लब ज्वाइन करना चाहिए ताकि हम नए फ्रेंड्स बना सकें और मैं अपनी एबिलिटी से तुम दोनों की हेल्प भी करूंगी। ये सुनकर आके तो अंदर ही अंदर घबराने लगता है कि आखिर अब सेंसी क्या करने वाली हैं। अब अगले सीन में तो आके तो पूरी तरह शॉक हो जाता है क्योंकि सेंसी ने कुछ ऐसे कपड़े पहनकर रेडी हुई थी जिन्हें देखकर बंदे की हालत खराब हो जाती है। आगे तो कहने लगता है कि सेंसे आप सीरियस तो है ना, लेकिन सेंसे पूरी सीरियसनेस के साथ कहती हैं कि अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं उन सब के लिए रेडी हूँ। इसके बाद काया आकितो को लाइटनिंग पकड़ने का काम देती है क्योंकि फोटोशूट के लिए प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। उसके पास असली लाइट नहीं थी इसलिए वो उसे स्केच बुक पकड़ाकर खड़ा कर देती है। आके तो पहले मना करने लगता है लेकिन सेंसे कहने लगती है कि ऐसा करने से फोटो बहुत ही ज्यादा अच्छी आएंगी, जिसके बाद मजबूरी में आके तो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। फिर फोटोशूट शुरू होता है और काया लगातार फोटोज क्लिक करने लगती है। तभी यूकी आकितो को एक अजीब सा आइसक्रीम लेने के लिए भेज देती है। सेंसे आइसक्रीम खाते हुए कहती हैं कि इसमें मेरा दिमाग फ्रीज हो जाता है लेकिन इसको खाने के बाद काफी मजा आता है। फिर यूकी कैमरा लेकर रेडी हो जाती है और वो कहती है कि अब आपको आइसक्रीम खाना चाहिए। जैसे सेंसे आइसक्रीम खाती हैं वो उनके ऊपर गिर जाती है और यहाँ काफी ज्यादा वियर्ड सिचुएशन बन जाती है। ये देखकर यूकी अलग ही लेवल पर एक्साइटेड हो जाती है, जबकि आकितो सोच रहा होता है कि यूकी तो काया से एक लेवल ऊपर निकल गई। इसके बाद भी सेंसे से काफी वियर्ड पोजेस करवाए जाते हैं और आकितो भी उनकी मदद करता है। फिर अगला सीन पूल का आता है जहाँ पर सेंसे स्विम सूट पहनकर खड़ी होती हैं और काया बड़े एक्साइटमेंट के साथ उनकी फोटोज क्लिक कर रही होती है। अब आगे तो मान चुका था कि काया के अंदर सच में काफी टैलेंट है। तभी काया कहने लगती है कि अगर फोटोज को और भी ज्यादा नेचुरल बनाना है तो आकितो को स्विम सूट के अंदर हाथ डालना होगा। ये सुनकर आकितो सीधा मना कर देता है, लेकिन सेंसे कहती है कि अगर इससे फोटोज अच्छी आएगी तो ऐसा ही करना चाहिए। अब बेचारा आकितो पूरी तरह घबरा जाता है और आखिरकार उसका हाथ स्विम सूट के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन एक सेकंड, कैसा बेचारा, भाई को तो मजे मिल रहे हैं। अब भाई सच में दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं, खासकर सेंसे, क्योंकि आकितो का हाथ सच में उनके स्विम सूट के अंदर होता है। और काया तो अलग ही लेवल की एक्साइटेड हो रही थी और वो लगातार फोटोज क्लिक किए जा रही थी। और अब फाइनली फोटो शूट खत्म होता है और अब बारी आती है रिजल्ट की। दोनों एक दूसरे को चैलेंज करने लगते हैं कि कौन सबसे ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक कर पाया है। सबसे पहले
पहले यूकी सेंसे के स्विम सूट वाली पिक्चर्स दिखाती है और वो फोटो एकदम कमाल की होती है। यहाँ तक कि काया भी मान जाती है कि ये सच में काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। इसके बाद दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक कहती है कि तुमने तो आइसक्रीम वाला प्रॉप इस्तेमाल किया, तो दूसरी बोलती है कि तुमने तो स्विम सूट का फायदा उठाया। और आकेतो को तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी सेंसे जोर से चिल्लाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। उसने जानबूझकर अलग अलग आउटफिट्स पहने थे ताकि दोनों अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें। वो कहने लगती हैं कि तुम दोनों में काफी ज्यादा टैलेंट है और अगर हम साथ में क्लब ज्वाइन करेंगे तो साथ में काफी ज्यादा मेमोरीज बना पाएंगे। जिसके बाद यूकी की एक नॉर्मल सी फोटो दिखती है जिसमें सेंसी मेहनत कर रही होती हैं और ये फोटो काया को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और आखिरकार सभी लोग मस्ती मजाक में आकेतो को विनर बना देते हैं। जिसके बाद काया अपने फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करने के लिए पूछती है, जिसपे आकेतो तुरंत हाँ बोल देता है क्योंकि उसे सेंसी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना था। लेकिन तभी यूकी नोटिस करती है कि फोटो में सेंसी का शर्ट का बटन टूटा हुआ था, जिससे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और आकेतो सफाई देने लगता है कि ये सब गलती से हुआ। इसके बाद यूकी और काया कॉस्प्ले आउटफिट पहन लेती हैं और तभी वहाँ पर मिजुकी भी आ जाती है और वो खुद भी क्लब ज्वाइन करने आई थी। अब अगले दिन आकेतो स्कूल में होता है और तभी उसे क्लब की सारी बातें याद आने लगती हैं। वहीं प्रेजेंट में सेंसी ऊपर से गिरकर उसके पास आ जाती हैं और बताने लगती हैं कि वो फोटोग्राफी प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो कहती हैं कि उसने नया कैमरा लिया है और वो काफी देर से उसे ढूंढ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में सेंसी आकेतो को एक मेडल देती हैं क्योंकि उसके पूरे सेमेस्टर में परफेक्ट अटेंडेंस रही थी। ये देखकर आकेतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार कुछ ऐसा गिफ्ट मिला था। सेंसे प्यार से कहती हैं कि अगर आकेतो उसके पास नहीं होता तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर अपना बंदा पूरी तरह ब्लश करने लगता है। इसके बाद सेंसे इमोशनल होकर कहती हैं कि अब समर ब्रेक आने वाला है, इसलिए वो काफी समय तक आकेतो को देख नहीं पाएगी। और तभी दोनों किसी के आने की आवाज सुनकर छुप जाते हैं। वहाँ एक कपल आता है और दोनों किस करने लगते हैं। ये देखकर सेंसे इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। आकेतो उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन सेंसे को डर लगने लगता है कि कहीं आकेतो भी उसे किस ना कर दे, इसलिए वो उसे दूर ढकेल देती हैं। वहीं आकेतो सोच रहा होता है कि आखिर वो समर ब्रेक में सेंसे से कैसे मिलेगा। तभी काया वहाँ पर आकर बताती है कि समर वेकेशन में सब लोग फोटोग्राफी कैंप करने वाले हैं। ये सुनकर आकेतो समझ जाता है कि अब उसकी छुट्टियां बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाली हैं।